हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। जब तक आप किसी चीज़ को अपने विपरीत नहीं मानेंगे कि वो आपका सहयोग नहीं कर रही है या फिर मुझे उस पर जीत हासिल करनी है, तब तक आपके अंदर कंपटीशन की भावना नहीं आएगी, वो जज्बा नहीं आएगा, वो जुनून नहीं आएगा। इसलिए जो आपको चीज़ चैलेंज करती है, निश्चित तौर पर उसे पाने के लिए आप एक अलग रणनीति बनाएंगे, उसके तहत कार्य करेंगे तो वो आपको ज़रूर चेंज करेगी। तो इसलिए जब आप अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं तो आप उसको चैलेंज के तौर पर लीजिए और अपने आप को चेंज करिए, अपनी रणनीति बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और उसको जल्द से जल्द कोशिश करिए कि नौकरी आपको मिल जाए। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी। गेहूं का समर्थन मूल्य 50 रुपये बढ़ाकर 1975 रुपये क्विंटल हो गया है और चने और मसूर में 225 रुपये और 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दूसरी न्यूज़ है कि नौसेना के युद्धपोत पर तैनात होंगी महिला अफसर। और तीसरी न्यूज़ है भारत चीन के कमांडरों के बीच मैराथन बातचीत। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कृषि सुधार विधेयकों को लेकर संसद से सड़क तक मचे घमासान में एक तरफ जहां विपक्षी सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा करके न सिर्फ विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है बल्कि विपक्ष के राजनीतिक नहले पर दहला भी जड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में रबी सीजन की फसलों की एमएसपी के मसौदे पर मुहर लग गई है। समिति में किए गए फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी है। उन्होंने बताया कि गेहूं के मूल्य में 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जो 1975 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। वहीं जौ का मूल्य 1525 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। दलहन फसलों में चने का मूल्य 225 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5100 रुपये कर दिया गया है। मसूर में एमएसपी में 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हो गई है, जो 4800 रुपये से बढ़कर 5100 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है नौसेना के युद्धपोत पर तैनात होंगी महिला अफसर। सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में भारतीय नौसेना के अग्रिम मोर्चे पर तैनात युद्धपोत पर पहली बार 2 महिला अफसरों की तैनाती होगी। इन महिला अधिकारियों के युद्धपोत पर तैनात होने से इनके पराक्रम को पंख लग गए हैं और उन्हें एक समारोह में विंग्स से सम्मानित किया गया। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह युद्धपोत के डेक से संचालन करने वाली भारत की पहली महिला एयरबॉर्न टेक्नीशियन होंगी। सोमवार को कोच्चि के दक्षिण नौसेना कमान में दोनों भारतीय नौसेना के ऑब्जर्वर कोर्स के पास आउट हुई। दोनों कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और उन्हें 2018 में नौसेना में कमीशन किया गया था। ये दोनों महिलाएं अफसर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने का प्रशिक्षण ले चुकी हैं। ये युद्धपोत पर तैनात हेलीकॉप्टरों से उड़ान भरकर इतिहास रचेंगी। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत चीन के कमांडरों के बीच मैराथन बातचीत। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी सैन्य टकराव का हल निकालने के लिए भारत और चीन के सामान्य सैन्य कमांडरों के बीच सोमवार को हुई बातचीत के छठे दौर की मैराथन बातचीत हुई। इस दौरान आमने सामने सैन्य टकराव के हालात खत्म करने को लेकर एलएसी से सैनिकों को हटाने के एजेंडे पर चर्चा हुई। सुबह 9 बजे शुरू हुई बातचीत 12 घंटे रात 9 बजे तक जारी रही। अंतिम खबर मिलने तक बातचीत चल रही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच 10 सितंबर को मॉस्को में तनाव घटाने के लिए 5 सूत्री फार्मूले पर बनी सहमति को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाना दोनों देशों के लिए चुनौती है। इस चुनौती के मद्देनजर ही सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता में भारत ने विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नवीन श्रीवास्तव को भी अपने प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया है। वे चीन के मामलों के जानकार हैं। सेना की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह ने बातचीत में भारतीय दल की अगुवाई की है। इस दौरान सेना मुख्यालय ने एक और लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन को भी इस वार्ता के लिए विशेष रूप से भेजा है। मेनन को जल्द ही 14वीं कोर का अगला कोर कमांडर बनाया जाना है। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि इमरान के लिए खतरे की घंटी, विपक्षी दलों ने हाथ मिलाया। और दूसरी न्यूज़ है जेरेमी स्ट्रॉन्ग को मिला बेस्ट लीड एक्टर का अवार्ड, एमी अवार्ड। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री इमरान खान से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। इमरान सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के लिए एक गठबंधन भी बनाया गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की अगुवाई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में 26 सूत्रीय संयुक्त प्रस्ताव को अंगीकार किया गया है। सम्मेलन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमीयत उलेमा ए इस्लाम फजल समेत कई पार्टियां शामिल हुईं। सर्वदलीय बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमे ए इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने प्रस्ताव को पढ़ा। उन्होंने कहा कि इमरान सरकार के खिलाफ अक्टूबर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए विपक्षी दलों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम का एक महागठबंधन बनाया है। सर्वशक्तिमान सेना की ओर से इशारा करते हुए प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि सरकार को उसी प्रतिष्ठान ने येन केन प्रकारेण सत्ता में बनाए रखा है जिसे चुनावों में हस्तक्षेप कर यह सरकार बनाई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है 72वें एमी अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। HBO की ड्रामा सीरीज सक्सेशन में अभिनय करने वाले जेरेमी स्ट्रॉन्ग को आउटस्टैंडिंग बेस्ट लीड एक्टर अवार्ड से नवाजा गया है। HBO की ही यूफोरिया सीरीज के लिए जेडा को आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है। एमी अवार्ड के इतिहास में एजडा यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे युवा कलाकार हैं। सिक क्रिट ने कॉमेडी के सभी प्रमुख पुरस्कार जीते हैं। 72वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह मूल रूप से लॉस एंजल्स स्थित माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में आयोजित किए गए थे, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया गया था कि अवार्ड जीतने वाले सभी कलाकार अपने घरों से इसमें शामिल होंगे। अमेरिकी टीवी के जाने माने चेहरे जिमी किलेम ने समारोह को होस्ट किया। अवार्ड समारोह में शामिल कलाकारों ने लोगों से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अवश्य मतदान करने का आग्रह किया है। तो ये इंटरनेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में तीन न्यूज़ हैं। लोन मोरेटोरियम के लिए 1/3% बढ़ेगा ब्याज। दूसरी न्यूज़ है कृषि विधेयकों का चालू फसल वर्ष की खरीद में दिखेगा असर। और तीसरी न्यूज़ है मेक फॉरवर्ड के लिए FTA की रणनीति। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। लोन मोरेटोरियम के लिए 1/3% बढ़ेगा ब्याज। बैंकों से सावधि कर्ज ले चुके ग्राहक असमंजस में हैं कि उन्हें मोरेटोरियम सुविधा अगस्त के बाद भी जारी रहेगी या नहीं। इस बीच सोमवार को देश के सबसे बड़े कर्जदाता SBI ने एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया जिसमें बैंक के ग्राहक स्वयं इस बात का पता लगा सकते हैं कि वह मोरेटोरियम सुविधा के योग्य हैं या नहीं। योग्य होने पर उन्हें अधिकतम 2 वर्षों तक मोरेटोरियम की सुविधा मिल सकती है। यदि 2 वर्ष तक उन्होंने पूर्व में जो सावधि कर्ज लिया है उसके लिए कोई मासिक किस्त नहीं देनी होगी। हाँ, जब मासिक किस्त की शुरुआत होगी तो उन्हें सामान्य से 0.35 यानी 35% ज़्यादा ब्याज देना होगा। स्टेट बैंक के MD रिटेल व डिजिटल बैंकिंग के CS सेठी ने बताया कि मोरेटोरियम की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो चुकी है और उसके बाद काफ़ी संख्या में ग्राहक विभिन्न शाखाओं में पूछताछ के लिए जा रहे हैं। अब वे SBI के पोर्टल से अपनी योग्यता जान सकेंगे। इसमें ग्राहकों को इस वर्ष फरवरी से पहले और वर्तमान कमाई का ब्यौरा देना होगा। साथ ही यह बताना होगा कि वह अधिकतम 2 वर्ष की अवधि में से कितने समय के लिए मोरेटोरियम चाहते हैं और अवधि के बाद उसकी संभावित आमदनी क्या होगी। नेक्स्ट है कृषि विधेयकों का चालू फसल वर्ष की खरीद में दिखेगा असर। किसानों के हित में संसद में पारित कृषि सुधार विधेयकों को लेकर राजनीतिक घमासान भले मचा हो, लेकिन इसका तात्कालिक असर चालू खरीफ फसल में उपज की खरीद के समय दिखाई पड़ रहा है। चालू फसल वर्ष 2020-21 के दौरान रिकॉर्ड 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न की पैदावार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे देश में किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। खाद्यान्न की इतनी बड़ी मात्रा की खरीद के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र बड़ा निवेश करेंगे। संसद में पारित कृषि सुधार के दोनों विधेयकों से निजी क्षेत्र को इस दिशा में प्रोत्साहन मिलेगा। इस बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया है कि अनाज की सरकारी खरीद पहले की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है मेक फॉरवर्ड के लिए FTA की रणनीति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक फॉर वर्ल्ड के नारे को अंजाम देने के लिए वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय विकसित राष्ट्रों के साथ तेजी से मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए की रणनीति बना रहा है। इसके साथ ही मंत्रालय अन्य देशों के मुकाबले भारत में निर्माण लागत को भी कम करने की दिशा में कदम उठा रहा है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक भारत जल्द से जल्द अमेरिकी, यूरोपीय संघ, जापान व कई अन्य देशों के साथ एफटीए की योजना बना रहा है। इसकी मुख्य वजह है कि विदेशी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए तभी निवेश करेंगी जब उन्हें यहाँ से अन्य देशों में निर्यात के अवसर मिलेंगे। एफटीए होने से उस देश में निर्यात करने पर शुल्क नहीं लगता है या काफ़ी कम दर पर शुल्क लगता है। ऐसे में उस एफटीए वाले देश में वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है और उसकी मांग वहाँ बढ़ती है। विदेश व्यापार विशेषज्ञों के मुताबिक जापान की 23,000 से अधिक कंपनियां चीन में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। इस कंपनियों को निर्यात के लिए करने पर चीन के साथ कई देशों के एफटीए का लाभ मिल रहा है। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है चारों ओर से घिर रहा है चीन। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी आक्रामक नीतियों के चलते न सिर्फ वैश्विक स्तर बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी संकट में घिरते जा रहे हैं। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा। दूसरा आर्टिकल है संभावनाओं से भरी नई फिल्म सिटी। नई फिल्म सिटी हिंदी पट्टी के सिनेमा को एक ऐसा केंद्र दे सकती है जहां कई भेद मिट सकते हैं। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है पत्रकार एवं पटकथा लेखक पीयूष पांडे द्वारा। तीसरा आर्टिकल है संसदीय अराजकता। जिस तरीके कृषि विधेयक फाड़ा गया था और सदन में माइक उखाड़े गए थे, उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। इतिहास में पहली बार पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है। कोरोना महामारी में उसकी संदेहास्पद भूमिका के कारण कई देशों ने उसके एक अघोषित दूरी बनानी शुरू कर दी है, जिसके कारण चीनी अर्थव्यवस्था संकट के दौर में है। इस सबके बीच चीन अपने आंतरिक मामलों में भी कई मोर्चे पर एक साथ जूझ रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी आक्रामक नीतियों के चलते न सिर्फ वैश्विक बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी संकट में घिरते जा रहे हैं। तिब्बत में उठ रही आज़ादी की मांग आंतरिक आक्रोश को बढ़ावा दे रही है, जिससे चीन की वन चाइना पॉलिसी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताइवान के प्रति भी चीन का आक्रामक रवैया विश्व समुदाय का ध्यान खींच रहा है। इसके अलावा चीन ने अपनी भाषा नीति से अपने यहाँ के मंगोल समुदाय को क्षुब्ध कर दिया है। यह समुदाय अपनी भाषा के दमन के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा है। भले ही चीन खुद को महाशक्ति के तौर पर पेश कर रहा हो, लेकिन वहाँ आई हालिया बाढ़ ने उसे महाशक्ति के दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। बाढ़ ने न सिर्फ खाद्यान्न संकट खड़ा किया है, बल्कि परिस्थिति के मुद्दे पर भी नई बहस को जन्म दे दिया है। चीनी विशेषज्ञों की हालिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 3 जॉर्जेस डैम यानी 3 दर्रे के बांध के कारण ही बाढ़ की विभीषिका आई है और उससे खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। कोरोना काल में चीन ने अपने पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद को भी हवा दी। 2017 के डोकलाम विवाद के बाद लद्दाख में भारत के साथ सीमा विवाद ने भारत चीन संबंधों को सबसे खराब दौर में पहुंचा दिया है। वहीं कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर विश्व के कई देश अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर चुके हैं, परंतु चीन द्वारा लगातार जांच के लिए मना करना संदेह को और गहरा करता है। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने विश्व के 10 बड़े लोकतांत्रिक देशों के साथ आकर D10 संगठन बनाने का आह्वान किया है। इन 10 सब घटनाओं के बीच बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों के चुनाव में भारत ने चीन को कूटनीतिक स्तर पर करारी शिकस्त दी है। 54 सदस्यों वाले इस संगठन में चीन को आधे वोट भी नहीं मिले। यूरोप में चीन के महत्वपूर्ण सहयोगी जर्मनी ने भी हिंदू प्रशांत क्षेत्र में चीन को झटका दिया है। कुल मिलाकर यदि चीन ने अपनी आक्रामकता नहीं छोड़ी तो आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है संभावनाओं भरी नई फिल्म सिटी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अलग अलग कारणों से बॉलीवुड में मचे घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी घोषणा की है जो मूर्त रूप से ले सके तो देश में फिल्म परिदृश्य की दशा और दिशा बदल सकती है। योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है।
यह फैसला कई मायने में बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह घोषणा चुनावी नहीं है। नई फिल्म सिटी के लिए राज्य की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले नोएडा, ग्रेटर नोएडा से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती है। नई फिल्म सिटी के पक्ष में कई तर्क हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी हिंदी पट्टी के सिनेमा को एक ऐसा केंद्र मिल सकता है जहां भाषा, संस्कृति और क्षेत्रवाद का कोई व्यवधान ही नहीं होगा। यह कोई छिपी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदी पट्टी के लाखों युवा मुंबई में राजनीतिक प्रेरित संकीर्ण क्षेत्रीयता का शिकार हो रहे हैं। सपने देखने वाले लाखों प्रतिभाशाली युवाओं को माया नगरी की दहशत नहीं होगी, जहां कदम रखते ही आर्थिक संघर्ष आरंभ हो जाता है, क्योंकि मुंबई दुनिया के महंगे शहरों में एक है। बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे ही, और मुंबई में फिल्म निर्माण के दौरान निर्माता निर्देशकों को जिस आक्रामक मठाधीशी का सामना करना पड़ता है उससे भी मुक्ति मिलेगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नई फिल्म सिटी की पहल स्वागत योग्य है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि इस योजना के साए में भाई भतीजावाद कम होने या फिल्म माफिया के नेस्तनाबूत होने का सपना देखना व्यर्थ है। वे अलग संभावनाएं हैं और समस्याएं हैं जो नई फिल्म सिटी बनाने पर कुछ कम भले हो समाप्त नहीं होंगी। फिल्म सिटी का संबंध नए अवसरों की उपलब्धता, रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, ब्रज अवधी बुंदेलखंडी के साथ पंजाबी, हरियाणवी की फिल्मों के प्रसार और हिंदी पट्टी के युवाओं में उस संभावनाओं का बीज बोने से अधिक जुड़ा है जो मुंबई न पहुंच पाने के चलते अंकुरित नहीं हो पाते हैं। महत्वपूर्ण है कि देश में हर साल 1500 से 2000 फिल्में बनती हैं। कुल फिल्मों में 44% हिंदी की, 13% तमिल, 13% तेलुगु और 5% मलयालम की होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फिल्म बाजार 2024 तक 33,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लेगा। शुरुआती वर्षों में कुल हिंदी फिल्मों का 8 से 10% काम भी उत्तर प्रदेश लाया जा सका तो अर्थव्यवस्था को पंख लगने के साथ विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। संसदीय अराजकता। यह चोरी और सीनाजोरी का सटीक उदाहरण है कि राज्यसभा में घोर अमर्यादित आचरण का परिचय देने वाले सांसद अपने निलंबन के विरोध में यह कुतर्क देने में लगे हुए हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रहा है, क्योंकि जो विपक्षी दल निलंबित सांसदों के शर्मनाक व्यवहार की पैरवी कर रहे हैं वो विपक्ष के शासन वाले राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिपक्ष के वैसे ही बर्ताव को सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हैं जैसा विगत दिवस कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और माकपा के सांसदों ने किया। क्या पीठासीन अधिकारी से धक्का मुक्की करके माइक तोड़ना, नियम पुस्तिका फाड़ने आदि को संसदीय परंपरा का हिस्सा मान लिया गया है? यदि नहीं तो फिर यह सब करने वालों के निलंबन के खिलाफ हल्ला क्यों न मचाया जाए? सर्वनाक केवल यही नहीं है कि निलंबित सांसदों ने समस्त संसदीय मर्यादाएं तार-तार कर दी, बल्कि यह भी कि अपने निलंबन की घोषणा के बाद भी वे सदन में बैठे रहे। देश जानना चाहेगा कि ऐसा किस नियम परंपरा के तहत किया गया है। यह और कुछ नहीं है, एक तरह से नियम अपने हाथों में लेकर खुली मनमानी करना है। यदि ऐसा आचरण को स्वीकार किया गया तो फिर सदन और सड़क की राजनीति का अंतर ही खत्म हो जाएगा। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि जिन सांसदों ने सदन की मर्यादा भंग की वे अपने आचरण पर शर्मिंदा होने के बजाय राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए। आखिर इसे संसदीय ठिठाई के अलावा और क्या कहा जा सकता है? तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए कि जोकोविच ने जीता 5वीं बार इटालियन खिताब। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सोमवार को यहां पुरुष सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को सीधे सेटों में 7-5, 6-3 से शिकस्त देकर 5वीं बार इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है और साथ ही रिकॉर्ड 36वीं एटीपी मास्टर्स ट्रॉफी अपने नाम की है। श्वार्ट्जमैन ने क्वार्टर फाइनल में स्पेनिश दिग्गज राफेल नडाल को शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। तो ये 22 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।